हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम सभी के विद्यालय खुल गए हैं और इस समय पर्यवेक्षण, निरीक्षण, अनुश्रवण बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और जो भी अधिकारी, कर्मचारी, जो भी निरीक्षण करता, अनुश्रवण करता हमारे विद्यालयों में पहुंचते हैं, वो सबसे पहले मिशन प्रेरणा, निष्ठा, दीक्षा, रीड अलोंग, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, सेट और जो आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मिला है, आपको आधारशिला मिला है, शिक्षण संग्रह मिला है, समृद्ध पुस्तिकाएं मिली हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपकी सुविधा के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने चल रहा हूं जिसमें बहुत सारे इनसे संबंधित प्रश्न हैं। आप इनको एक बार अध्ययन कर लीजिएगा और आपको जो है, जब आप अध्ययन कर लेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी बन जाएगी। फिर कोई भी आपसे इन प्रश्नों को करेगा और आप उसका उत्तर तुरंत आप दे लेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, जैसे प्रेरणा तालिका भरने की न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति का आधार क्या है? प्रिंट चेतना क्या है? आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो आइए दोस्तों, हम प्रश्नों को शुरू करें। इसके पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों कि इसमें कितने प्रश्न हैं और आप इनको पढ़ लें और पढ़ करके अपनी तैयारी बना लें, क्योंकि इसमें परियोजना कार्यालय से भी टीमें आ रही हैं आपके विद्यालय में, वो भी ये सारी क्वेश्चनायर कर रही हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है वो क्वेश्चनायर एक शानदार पीडीएफ के रूप में। मिशन प्रेरणा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम। मिशन प्रेरणा का प्रारंभ घोषणा कब हुई? 4 सितंबर 2019 को। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना। प्रेरक प्रदेश बनाने के सोपान क्या हैं? प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल, प्रेरक प्रदेश। प्रेरक ब्लॉक से तात्पर्य क्या है? जब विकास क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों के 80% बच्चे फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करेंगे तो वह ब्लॉक प्रेरक कहलाएगा। आधारभूत सीखने के कौशल कितने हैं? 5, भाषा के 5 व गणित के 5। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? सीखने के लिए आधारभूत कौशल। प्रेरणा लक्ष्यों का वर्गीकरण क्या है? भाषा व गणित के क्षेत्र में वर्षवार, कक्षावार 5-5 लक्ष्य। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष विषयवार, कक्षावार दक्षताओं का समूह। प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा सूची की दक्षतावार, बच्चेवार प्रगति का अंकन चार्ट। प्रेरणा तालिका पर प्रगति अंकन किसके द्वारा की जाएगी? विषय शिक्षक के द्वारा। प्रेरणा तालिका भरने का आधार साक्ष्य क्या होंगे? सतत व व्यापक मूल्यांकन, आकलन, संकेतक व त्रैमासिक सेट परीक्षा उपलब्धि के द्वारा। प्रेरणा तालिका का प्रमाणन व अनुश्रवण कौन करेगा? प्रधानाध्यापक व जो है ARP सदस्य, SRG सदस्य। प्रेरणा तालिका भरने की न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? माह में एक बार। प्रेरणा तालिका की प्रमाणन आवृत्ति क्या होगी? माह में एक बार, प्रधानाध्यापक व ARG के द्वारा विजिट के समय। कक्षा 3 का भाषा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना। कक्षा 4 व 5 भाषा और गणित की प्रेरणा सूची में दक्षताएं कितनी हैं? 16-16। मिशन प्रेरणा के कितने घटक हैं? 9। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति का आधार क्या है? निदेशालय द्वारा चिन्हित वाह्य संस्था के द्वारा प्रमाणन के आधार पर। कक्षा 1, 2, 3 में भाषा व गणित की प्रेरणा सूची में दक्षताएं कितनी हैं? 14-14। एक प्रेरणा तालिका में कितने बच्चे अंकित होंगे? 30। मिशन प्रेरणा के उद्देश्य क्या हैं? आधारभूत सीखने के लक्ष्य हासिल करना, लर्निंग गैप समाप्त करना, NAS राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करना। भाषा की दक्षताएं कौन कौन सी हैं? सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आधारशिला हस्त पुस्तिका को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। मस्तिष्क द्वारा सीखने के चरण कौन कौन से हैं? ERAC एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। गतिविधि आधारित शिक्षण में गतिविधि कितने प्रकार की होती है? मौखिक और लिखित सामग्री। ICT आधारित ध्वनि जागरूकता क्या है? ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। लिखने के कौशल कौन कौन से हैं? गत्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल और संज्ञानात्मक कौशल। पठन कौशल का आकलन कितने तरीकों से किया जाता है? मौखिक आकलन और लिखित आकलन। लेखन अभिव्यक्ति के कितने पहलू हैं? विषय वस्तु और उसका संगठन, सुडौलता व सटीकता। प्रिंट चेतना क्या है? बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे हुए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाता है। ध्वनि चिन्ह संबंध, डिकोडिंग क्या है? वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने, बोलने की क्षमता डिकोडिंग कहलाती है। बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से हैं? उभरता लेखन, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर।
प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। गणित सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? ELPS, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर एंड सिंबल। फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिनों का होता है? 50 दिनों का। गणित में कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं? 4, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। शिक्षक प्रतिवर्ष किस माह में बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनके अधिगम संप्राप्ति स्तर जानने की प्रक्रिया करेंगे? अप्रैल से जुलाई के मध्यावधि में। प्रतिवर्ष अप्रैल माह में शिक्षक किन कक्षाओं के बच्चों का अधिगम संप्राप्ति स्तर का परीक्षण करेंगे? 1 से 5 के बच्चों का। किन बच्चों को 50 कार्यदिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर में प्रतिभाग करना है? अधिगम संप्राप्ति स्तर में कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम के स्तर वाले बच्चों को। भाषा सीखने सिखाने में किन परिवेशी संसाधनों का नियोजित रूप से उपयोग किया जाना है? दीक्षा पोर्टल, पुस्तकालय का नियमित उपयोग, पाठ्यपुस्तक व कार्य के दौरान QR कोड का। शिक्षण योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए? 40 मिनट। शिक्षण अधिगम चक्र TL साइकिल के क्रमबद्ध चरण कौन कौन से हैं? रोचक प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन व मूल्यांकन। 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का अन्य नाम क्या है? ध्यानाकर्षण शिविर। शिक्षण तकनीकियों का उद्देश्य क्या है? टीचिंग टेक्निक उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण का माध्यम है जो अपनी कक्षा के अनुरूप सीखने में पिछड़ जाते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका मुख्यतया किस उद्देश्य से विकसित की गई है? कक्षा 1-2 के बच्चों में भाषा और गणित को रुचिकर एवं प्रभावी ढंग से गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। लर्निंग आउटकम्स का क्या आशय है? किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। लर्निंग आउटकम का शॉर्ट फॉर्म प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है? LO। लर्निंग आउटकम को अन्य किस नामों से जाना जाता है? अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? 2, केंद्रित फोकल लर्निंग आउटकम और दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम। शिक्षण संग्रह क्या है? विद्यालय के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन में कर सकते हैं, इसका संग्रह। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। लर्निंग आउटकम्स का शॉर्ट फॉर्म प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है? LO। लर्निंग आउटकम्स को अन्य किन नामों से जाना जाता है? अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? 2, केंद्रित और नेस्टेड। शिक्षण संग्रह क्या है? विद्यालय के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन में कर सकते हैं, उनका संग्रह। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी शिक्षण संग्रह के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में। प्रभावी शिक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर NK जंगीरा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए किन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बच्चों को। बाला का विस्तृत रूप क्या है? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, विद्यालय भवन सीखने में सहायक। शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, जनतंत्रीय व सहभागी शैली वाला। विद्यालय और समुदाय के मध्य सेतु का कार्य किसका है? विद्यालय प्रबंध समिति का। बाल अखबार क्या है? विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविताओं, घटनाओं आदि का समावेश होता है। जन पहल पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है? विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को। शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में शैक्षिक नवाचार वर्णित हैं पेज नंबर 57 से 61 पर। शिक्षण संग्रह हेतु स्पष्ट समझ विकसित करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन लाभदायी सिद्ध होगा? पृष्ठ 130 से 178 तक। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या है। लर्निंग आउटकम, प्रकरण, सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियां, चरण। शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट और शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक डायरी क्या है? स्व मार्गदर्शिका। प्रातःकालीन सभा एवं सायंकालीन सभाओं की रूपरेखा किस मॉड्यूल में वर्णित है? शिक्षण संग्रह में। शिक्षण संग्रह में उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट किस परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 7, पृष्ठ संख्या 237 पर। विद्यालय हेतु समय सारणी की रूपरेखा शिक्षण संग्रह के किस परिशिष्ट में वर्णित है? परिशिष्ट 3, पृष्ठ संख्या 215 से 222 पर। बाल संसद का उद्देश्य नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऐसे छात्रों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण क्यों आवश्यक है? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले छात्रों को कक्षानुरूप बनाने के लिए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं? 4 भाग। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितनी शिक्षण तकनीकों का विवरण है? 18। लर्निंग आउटकम क्या है? अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय क्या है? सत्र के आरंभ में। आकलन प्रपत्र बनाना क्यों आवश्यक है? आरंभिक परीक्षण हेतु। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? आकलन प्रपत्र का निर्माण। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होगा? 20%, 50%, 20% और 10%। आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के आकलन हेतु कुल कितने वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? 20 व 5। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना। आकलन के बाद छात्रों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में 3 समूह A, B और C बनाते हैं। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? सभी समूहों में सभी स्तरों के छात्र हों। शिक्षण कार्य के पूर्व क्या क्या तैयारी आवश्यक है? अधिगम स्तर, सूची, लर्निंग आउटकम, समूह निर्धारण व समय सारणी। बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सभी छात्रों को प्रतिभागिता के समान अवसर प्राप्त होते हैं। 1 मिनट यानी एक 40 मिनट की कक्षा में छात्रों की क्रियाशील कितने मिनट की होनी चाहिए? 30 मिनट। ध्यानाकर्षण तकनीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? समुदाय का सहयोग। क्रियान्वयन संदर्शिकाएं किन कक्षाओं के लिए हैं? कक्षा 1, 2, 3 के लिए। क्रियान्वयन संदर्शिकाएं किन विषयों के लिए है? भाषा और गणित। भाषा शिक्षण की 5वीं दक्षता कौन सी है? सोचना यानी थिंकिंग। कक्षा 1, 2 में भाषा और गणित के कितने कितने कालांश होंगे? 3-3। कक्षा 1, 2 में भाषा के प्रथम कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा? सहज पुस्तिका और प्राप्त प्रिंटरित सामग्री। क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में कितने सप्ताह की कार्य योजनाएं दी गई हैं? 16 सप्ताह। प्रिंट चेतना क्या है? जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और जो लिखा है उसे पढ़ा जा सकता है, यह विश्वास ही प्रिंट चेतना है। लोगोग्राफिक पठन क्या है? लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों के रूप में पहचानना। ELPS क्या है? EL ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, L का मतलब अनुभव को भाषा में व्यक्त करना, P का मतलब अनुभव के चित्र के रूप में प्रदर्शित करना और S का मतलब अनुभव को प्रीति को रूप में सामान्यीकरण करना। ELPS सिद्धांत किसने दिया? 1984 में पामेला लिएबेक ने। दीन्स ब्लॉक की क्या उपयोगिता है? जोड़ घटाना स्थानीय मान के ज्ञान में। कक्षा 3 में भाषा और गणित के कितने कितने कालांश होंगे? 2-2। कक्षा 3 में भाषा के प्रथम कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा? मौखिक कार्य और पढ़कर समझने का अभ्यास। टाइम नो टास्क क्या है? जितने समय में बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इसका फोल्डिंग क्या है? किसी नई अवधारणा कौशल को सीखने में शिक्षक द्वारा बच्चों को मदद करना। GRR क्या है? सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः बच्चों को सौंपना। आधारशिला मॉड्यूल और क्रियान्वयन संदर्शिका में क्या अंतर है? आधारशिला मॉड्यूल में पेडागॉजी की चर्चा है जबकि संदर्शिका में कार्य योजनाओं की बात की गई है। प्रति विद्यालय कितनी संदर्शिका प्राप्त हुई है? 6। सहज पुस्तकें किस कक्षा के बच्चों को दी गई हैं? कक्षा 1, 2 और 3। शारदा कार्यक्रम किससे संबंधित है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों से। शारदा से क्या आशय है? स्कूल हर दिन आए। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण, नामांकन, आकलन एवं ट्रैकिंग। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? 5 से 14 वर्ष। किस प्रकार के बच्चों का शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हीकरण किया जाना चाहिए? 5+ से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के पश्चात अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चे की क्या परिभाषा है? 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बच्चा बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह किसी विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो या गई हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारण की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा हो। शिक्षक बच्चों के चिन्हीकरण व पंजीकरण का कार्य किस समय कर सकते हैं? किसी भी दिन व किसी भी समय। विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की प्रशिक्षण की व्यवस्था किसके अनुसार की जाएगी? बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार। शारदा पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूनिसेफ के सहयोग से समग्र शिक्षा अभियान द्वारा। बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन के प्रथम चरण की समयावधि क्या है? 1 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य। द्वितीय चरण की समयावधि क्या है? 21 मई से 15 जुलाई के मध्य। निष्ठा क्या है? स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? 18 मॉड्यूल। निष्ठा योजना में कौन कौन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है? सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए एक खास प्रशिक्षण है। अभी इस योजना के अंतर्गत इसमें पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे करीब 42 लाख शिक्षकों को इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। निष्ठा प्रशिक्षण हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800-111-265 या 1800-112-119 है। इस टोल फ्री नंबर में कॉल करके आप निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा का उद्देश्य क्या है? योग्यता आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए उठाए जाने वाले कदम, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को उभारना, शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, लाइब्रेरी, इको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि की अधिक से अधिक जानकारी, इस तरह की परिस्थितियों में स्कूल में नेतृत्व करने के गुण, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, प्री स्कूल, पूर्व, व्यावसायिक शिक्षा आदि। निष्ठा ऐप का लिंक क्या है? गूगल प्ले स्टोर पर जाएं अथवा सीधे लिंक टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक दी गई है। निष्ठा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? ये वेबसाइट यहाँ पर आपको दी गई है। निष्ठा प्रशिक्षण का परिणाम क्या होगा? शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के साथ साथ छात्रों के लर्निंग आउटकम को सुदृढ़ करना। निष्ठा मुख्य रूप से किस मंत्रालय के अधीन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, MHRD। रीड अलोंग ऐप पर जानकारी। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में हम सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, प्राथमिक व जूनियर विद्यालय को रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करना है तथा अभिभावकों को भी डाउनलोडिंग के लिए प्रेरित करना है। हम अभिभावकों को तभी प्रेरित कर पाएंगे जब हमारे पास यह ऐप डाउनलोड होगा और इसकी गुणधर्म से परिचित होंगे। इस रीड अलोंग ऐप को पहले बोलो ऐप के नाम से जानते थे। ऐप डाउनलोड करने का लिंक। आधारभूत शिक्षण के अंतर्गत भाषा विकास, पठन क्षमता विकास, कोडिंग, ध्वनि जागरूकता के शिक्षण के लिए यह ऐप अपने आप में अद्वितीय है। रीड अलोंग ऐप को अन्य ऐप की तरह ही प्ले स्टोर पर जाकर साधारण तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद ऊपर बाईं ओर मीनू के ऑप्शन को क्लिक करके पार्टनर कोड को अवश्य डालें। पार्टनर कोड डालने से आपकी पहचान एक निश्चित ब्लॉक के यूजर के रूप में हो जाएगी। यह कोड अभिभावकों को भी डालना है तथा जो पुराने यूजर हैं उन्हें भी डालना है। सेट 2 परीक्षा कब आयोजित की गई? फरवरी 2020 में। सेट 2 परीक्षा में प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय में कितने लर्निंग आउटकम लिए गए थे? 5। सेट 2 परीक्षा में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय लिए गए थे? विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और हमारा परिवेश। यदि किसी छात्र को ई ग्रेड प्राप्त होता है तो ग्रेड किस रंग से लिखा जाएगा? डार्क ग्रेड। यदि किसी छात्र को ए ग्रेड प्राप्त होता है तो ग्रेड किस रंग से लिखेंगे? लाइट ग्रीन। यदि किसी छात्र को A+ ग्रेड मिलता है तो ग्रेड किस रंग से लिखेंगे? डार्क ग्रीन। यदि किसी छात्र को किसी लर्निंग आउटकम में कंफर्टेबल महसूस करता है तो इमोजी कैसी होगी? ग्रीन कलर में हंसने की। यदि छात्र किसी लर्निंग आउटकम का अनकंफर्टेबल फील करता है तो इमोजी कैसी होगी? येलो कलर में दुखी। 0 से 39% तक अंक प्राप्त करने पर छात्र को कौन सी ग्रेड दी जाएगी? ई ग्रेड। 40 से 49% तक अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? डी ग्रेड। 50 से 59 तक अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? सी ग्रेड। 60 से 74 तक अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? बी ग्रेड। 75 से 80% अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? ई ग्रेड। और 90 से 100% अंक प्राप्त करने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी? A+। पठन क्षमता के विकास हेतु सहज पुस्तिका किस कक्षाओं के लिए विकसित की गई है? कक्षा 1 से 3 तक। शिक्षक डायरी किन प्रमुख उद्देश्यों में सहायक है? योजना बनाने में, दस्तावेज वितरण में, समीक्षा करने में, सपोर्टिव सुपरविजन में। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं? 5 भाग। शिक्षक डायरी के प्रथम भाग मुख्य पृष्ठ में कौन सी जानकारी शिक्षक द्वारा भरी जानी है? शिक्षक की सामान्य जानकारी। शिक्षक डायरी के दूसरे भाग में क्या वर्णित है? शिक्षण योजना, एक दृष्टि, साप्ताहिक विवरण। शिक्षण योजना, एक दृष्टि, साप्ताहिक विवरण। शिक्षण योजना एक दृष्टि के अंतर्गत कितने कॉलम में प्रविष्टियां पूर्ण की जानी है? 8 कॉलम। शिक्षण योजना एक दृष्टि के अंतर्गत एक पृष्ठ में कितने सप्ताह का विवरण भरा जा सकता है? 4 सप्ताह। शिक्षक डायरी के तीसरे भाग में क्या है? शिक्षण योजना का प्रारूप। शिक्षण डायरी के चौथे भाग में कौन सी प्रविष्टियां पूर्ण की जानी है? दिवस, कक्षा व विषयवार संक्षिप्त शिक्षण योजना। शिक्षक डायरी के तीसरे भाग के उदाहरण स्वरूप कितनी शिक्षण योजनाएं निर्मित करके दी गई हैं? 2 शिक्षण योजनाएं। शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना पृष्ठ के अंतर्गत चयनित लर्निंग आउटकम पूर्ण वाक्य में लिखा जाना है या मुख्य शब्दों में, कुछ मुख्य शब्दों में? शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना पृष्ठ के अंतर्गत चयनित लर्निंग आउटकम पूर्ण वाक्य में लिखा जाना है या कुछ मुख्य शब्दों में? तो उत्तर है कुछ मुख्य शब्दों में। शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में क्या लिखा जाएगा? शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी। शिक्षक डायरी के 5वें मुख्य भाग में क्या वर्णित है? सपोर्टिव सुपरवाइजर हेतु, पर्यवेक्षण के दौरान टिप्पणी हेतु। दीक्षा संबंधी प्रश्न। दीक्षा क्या है? दीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक अपने स्तर की शैक्षिक सामग्री का उपयोग शिक्षण सीखने एवं प्रशिक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग।
दीक्षा पर उपलब्ध कंटेंट में क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अपने कंटेंट के योगदान के लिए इस लिंक पर जाएं। क्या दीक्षा का कोई वेब पेज भी है? हाँ है, लिंक इसकी दी गई है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से बोर्ड की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है? दीक्षा पोर्टल पर एनसीईआरटी तथा सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ प्रदेशों के अपने बोर्ड की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक क्या है? ये लिंक नीचे दी गई है। दीक्षा एप्लीकेशन को मर्ज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके पश्चात स्टेट लॉगिन सिस्टम में जाएं। वहां पर मानव संपदा का यूजर नेम पासवर्ड डालकर तथा कैप्चा भरकर आप एप्लीकेशन को मर्ज कर सकते हैं। दीक्षा ऐप कितनी भाषाओं का सपोर्ट है? दीक्षा ऐप पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा भारत की भाषाओं यथा गुजराती, बंगाली, असमी, मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का सपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में दीक्षा ऐप में कौन कौन से माध्यम उपलब्ध हैं? उत्तर प्रदेश बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी तथा उर्दू माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा संबंधी समस्याओं के लिए ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे 180 प्रश्न, और ये पूरे 180 प्रश्न जो है अब तक मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप हुए हैं सबका निचोड़ है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। भविष्य के लिए आप उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरा काम आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।